Hello dear students, today we are going to study about optics. Optics is the study of light, or we can say it is the branch of physics which deals with the behavior of light waves. बच्चों ऑप्टिक्स की स्टडी दो चैप्टर्स में डिवाइड करके की जाती है. चैप्टर 1 रे ऑप्टिक्स, चैप्टर 2 वेव ऑप्टिक्स. ऑप्टिक्स से बच्चों नीट के एग्जाम में 3 to 5 क्वेश्चंस पूछे जाने की पॉसिबिलिटी होती है. इट मींस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट. तो बच्चों आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है आपका रे ऑप्टिक्स. तो आज हम रे ऑप्टिक्स से स्टार्टिंग करेंगे और रे ऑप्टिक्स को हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी बोलते हैं. बच्चों रे ऑप्टिक्स भी एक बड़ा चैप्टर है, तो इस चैप्टर की स्टडी भी हम 3 सब टॉपिक्स के अंदर करेंगे. पहला टॉपिक होगा आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, सेकंड टॉपिक होगा आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और थर्ड टॉपिक होगा आपका ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट. तो हम स्टार्ट करेंगे विद द फर्स्ट मेजर टॉपिक ऑफ रे ऑप्टिक्स विच इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है उसको समझते हैं. बच्चों ऐसे समझो कि मेरे पास में एक बाउंड्री है या फिर एक इंटरफेस है जो दो मीडियम को सेपरेट कर रही है. इसके ऊपर अलग मीडियम है, इसके नीचे अलग मीडियम है. इस बाउंड्री पर आपकी लाइट रे ऐसे इंसिडेंट होती है और इस लाइट रे का कुछ पार्ट उसी मीडियम में वापस बाउंस बैक हो जाता है. इस इवेंट को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. तो जैसा कि मैंने यहाँ पर डायग्राम बनाया हुआ है, ये आपकी बाउंड्री होगी. इस बाउंड्री के परपेंडिकुलर हमें नॉर्मल बनाना होता है. तो नॉर्मल इस सरफेस के परपेंडिकुलर है. इस ओ पॉइंट पर आपकी लाइट रे इंसिडेंट हो रही है और इसे हम बोलेंगे इंसिडेंट रे आई आर और इसे हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे आर आर. तो यहां पर आपको बात यह समझनी होगी, आई को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये होता है नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल. और आर को बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और ये होता है एंगल इन बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल. ओके, इसके बाद में हमें यहाँ पर समझना होगा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को. तो यहाँ पर दो लॉ होते हैं. फर्स्ट लॉ का कहना होता है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन. मतलब ये तीनों एक ही प्लेन में होते हैं. अब प्लेन कोई भी हो सकता है, एक्स वाई प्लेन हो सकता है, वाई जेड प्लेन हो सकता है, कोई भी प्लेन हो सकता है. जैसे कि अभी ये तीनों इस बोर्ड के प्लेन में लाई कर रहे हैं, मतलब ये एक्स वाई प्लेन में. तो ये तीनों एक ही प्लेन में होंगे. पहला इंपॉर्टेंट लॉ समझ लो इसको. अच्छा, इसको आप वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं. मान लो इंसिडेंट रे के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है वो ए कैप, रिफ्लेक्टेड रे के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है बी कैप और नॉर्मल के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है वो एन कैप. तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए कैप क्रॉस बी कैप डॉट एन कैप इक्वल्स टू 0. इसका मीनिंग ये होगा कि ये तीनों एक ही प्लेन में लाई करेंगे. कैसे? हमें मालूम है दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा उस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है. तो इसका मतलब अगर मैं ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट करूं, ए क्रॉस बी करूं, तो जो नया वेक्टर मिलेगा वो इस प्लेन के तो परपेंडिकुलर होगा. और इस ए क्रॉस बी का अगर एन कैप के साथ में आप डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो 0 ही तो मिलेगा, क्योंकि दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 होता है. तो आप ऐसा कर सकते हैं, इन तीन में से कोई भी दो का क्रॉस का अगर तीसरे के साथ में डॉट करेंगे तो हमेशा 0 मिलेगा. ओके, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं मैथमेटिकल फॉर्म में. इस तरीके से लिखने का मीनिंग ये होता है कि ए बी और एन तीनों कैसे हैं, को प्लेनर है. इसका मतलब तीनों एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं. ओके, ये हो गया आपका फर्स्ट लॉ. और सेकंड लॉ होता है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर. मतलब आई एंगल ऑफ इंसिडेंस है, आर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये दोनों इक्वल होते हैं. मतलब आई और आर इक्वल होंगे जब भी आपका रिफ्लेक्शन होगा. तो मैंने लिखा है एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर. अच्छा, एक बात बताओ, अगर मैं इंसिडेंट रे का सरफेस के साथ में एंगल अल्फा ले लूं और रिफ्लेक्टेड रे का सरफेस के साथ में एंगल बीटा ले लूं, तो आपको ये समझ में आ रहा होगा अल्फा कितना होगा. देखो यहाँ से 90 माइनस आई और बीटा कितना होगा 90 माइनस आर. और हमें मालूम है आई और आर तो इक्वल है. इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा और बीटा भी क्या होंगे, इक्वल होंगे. तो आपको ये समझना होगा इंसिडेंट रे जितना एंगल सरफेस के साथ में बनाएगी उतना ही एंगल आपकी रिफ्लेक्टेड रे भी सरफेस के साथ बनाती है. ओके, तो ये भी आप छोटी सी बात दिमाग में रखेंगे. इसके बाद में आपको बात ये समझनी है रिफ्लेक्शन से रिलेटेड कि जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है वो किसी भी टाइप की सरफेस के लिए एप्लीकेबल होता है. अभी आपके पास में प्लेन सरफेस थी,
मान लो आपके पास में इस तरीके की सरफेस दे दी जाए, ओके, और आपको बोला जाए कि ऐसे आपकी लाइट रे इंसिडेंट हो रही है इस ओ पॉइंट पर, ये इंसिडेंट रे। तो आपको यहां पर ये समझना होगा कि इस पॉइंट पर सबसे पहले आपको नॉर्मल ड्रॉ करना होगा। तो यहां पर एक मैंने टेंजेंट ड्रॉ करी, इस टेंजेंट के जो परपेंडिकुलर होगा वो नॉर्मल होगा एन। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा एंगल इन बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। जितना एंगल ये है उतने ही एंगल पर आपकी रिफ्लेक्टेड रे होगी, और वो कितना एंगल बनाएगी, वो भी आई एंगल बनाएगी, जिसको हम आर से नोट करते हैं। एंगल आई इक्वल्स टू आर ऑलवेज एप्लीकेबल है। मान लो आपके पास में सरफेस ऐसे दे रखी है और आपको इस पॉइंट पर ऐसे आपकी लाइट रे इंसिडेंट हो रही है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इस पॉइंट पर आपको टेंजेंट ड्रॉ करनी होगी और इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर आपको नॉर्मल बनाना होगा। ये नॉर्मल हो गया, और यहां पर आपकी ऐसे रिफ्लेक्टेड रे जाएगी। तो यहां पर भी एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब हर टाइप की कॉन्केव, कॉन्वेक्स या प्लेन सरफेस, कैसे भी सरफेस हो, आपका लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन आर वैलिड। ओके, इसके बाद में आपको ये नोट में कुछ मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं, वो आपको याद रखने हैं। पहला पॉइंट, ऑन रिफ्लेक्शन वेलोसिटी, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी रिमेन्स अनचेंज्ड। बेटा आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो लाइट की स्पीड होती है वो मीडियम पर डिपेंड करती है। मीडियम बदलेगा तो स्पीड ऑफ लाइट बदलेगी, अदरवाइज वो चेंज नहीं होती। तो हम जानते हैं कि रिफ्लेक्शन के अंदर आपकी लाइट रे उसी मीडियम में वापस आ जाती है। इसका मतलब मीडियम तो बदल नहीं रहा, तो आपकी वेलोसिटी भी नहीं बदलेगी। ओके, और हमें एक फॉर्मूला मालूम होता है, v इक्वल्स टू एफ लैम्डा। फ्रीक्वेंसी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम। मीडियम बदलने के बाद भी फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती। फ्रीक्वेंसी इज द प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स। फ्रीक्वेंसी सोर्स पे डिपेंड करती है। इसका मतलब वी भी कांस्टेंट है, एफ भी कांस्टेंट है। अगर वेलोसिटी भी नहीं बदल रही, एफ भी नहीं बदल रहा, तो लैम्डा भी नहीं बदलेगा। इसका मतलब रिफ्लेक्शन के अंदर वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट रिमेन्स अनचेंज्ड, मतलब कि वो चेंज नहीं होते। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, ऑन रिफ्लेक्शन इंटेंसिटी, ब्राइटनेस एंड एम्पलीट्यूड में चेंज। मैंने ये क्यों लिखा है बेटा, अगर आपकी लाइट रे, ऐसा तो है नहीं कि पूरा का पूरा लाइट रे ही रिफ्लेक्ट हो। अगर ऐसा होगा, पूरी की पूरी लाइट आपकी रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो आपकी इंटेंसिटी भी कांस्टेंट रहेगी। बट इन जनरल देखा यह जाता है कि कुछ पार्ट तो रिफ्लेक्ट होता है, कुछ पार्ट दूसरे मीडियम में चला जाता है। तो इसका मतलब पूरी की पूरी लाइट रे जब रिफ्लेक्ट नहीं होगी, तो आपको बोलना होगा कि आपकी इंटेंसिटी क्या होगी, रिड्यूस होगी। अगर इंटेंसिटी रिड्यूस होगी तो ब्राइटनेस भी रिड्यूस होगी। और हम लोगों को मालूम है इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। मतलब इंटेंसिटी डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड पर। जब आपका इंटेंसिटी रिड्यूस हो रहा है या चेंज हो रहा है, तो आपका एम्पलीट्यूड भी चेंज हो सकता है। तो यहां पर मैंने लिखा है, ऑन रिफ्लेक्शन इंटेंसिटी, ब्राइटनेस एंड एम्पलीट्यूड में चेंज। क्लियर? इसके बाद बच्चों, हमको जो रिफ्लेक्शन पढ़ना है वो इन जनरल रिफ्लेक्शन प्लेन मिरर से पढ़ना होगा, और किससे, स्फेरिकल मिरर से। तो सबसे पहले हम रिफ्लेक्शन को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, रिफ्लेक्शन बाय प्लेन मिरर। और मैंने यहाँ पर एक और हेडिंग लिखा है, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। जब प्लेन मिरर से किसी ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा तो किस तरीके की इमेज बनेगी, मतलब प्लेन मिरर से इमेज फॉर्मेशन के लिए क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ये प्लेन मिरर बनाया हुआ है, ऐसा ही प्लेन मिरर है। तो ये जो प्लेन है इसको क्या बोलेंगे, बाई जेड प्लेन। मतलब आपका मिरर किसमें, बाई जेड प्लेन में। और प्लेन मिरर बनता कैसे है, जैसे कि सिंपल मेरे पास में एक ग्लास है, तो इसकी बैक सरफेस पर अगर मैं कोई केमिकल लगा दूं या पॉलिश कर दूं, इसको हम पॉलिश्ड या फिर सिल्वर्ड सरफेस बोलते हैं। और इस वाली सरफेस को हम बोलेंगे रिफ्लेक्टिंग सरफेस। प्लेन मिरर से जब भी आपको इमेज बनानी होगी तो ऑब्जेक्ट को हमेशा रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने रखना होगा। अगर आप इधर रखते हैं तो उससे कभी इमेज नहीं बनेगी। तो प्लेन मिरर को मैंने यहाँ पे जो लाइनिंग की हुई है, इसका मतलब ये कैसा पार्ट है, ये पॉलिश्ड और सिल्वर्ड पार्ट है। और ये जो फ्रंट वाला पार्ट दिख रहा है, ये आपका कैसा है, रिफ्लेक्टिंग। ओके, तो ये प्लेन मिरर हो गया। अच्छा, प्लेन मिरर के सामने मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ए बी। ओ मतलब ऑब्जेक्ट, और उस ऑब्जेक्ट को हम ए बी बोल रहे हैं। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी वो प्लेन मिरर की है वो ये है, मिरर से जितना डिस्टेंस पर आपका ऑब्जेक्ट होगा, मान लेते हैं कितने डिस्टेंस पर, डी डिस्टेंस पर, तो मिरर के पीछे इसकी इमेज बनेगी, और कितने डिस्टेंस पर बनेगी, डी डिस्टेंस पर। मतलब ऑब्जेक्ट का और इमेज का जो डिस्टेंस होता है फ्रॉम द मिरर इक्वल होता है।
और ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंस को मेजर कहां से करते हैं, मिरर से करते हैं। विद रिस्पेक्ट टू मिरर हम बताते हैं, तो जिसके रिस्पेक्ट में हम बात करते हैं उसको अगर मैं ओरिजिन ले लूं, अगर मैं मिरर को ही यहाँ पर ओरिजिन ले लूं 0,0, तो मुझे समझ में आता है कि अगर मैं लेफ्ट साइड को नेगेटिव बोलूंगा तो राइट साइड को पॉजिटिव बोलूंगा। तो फर्स्ट जो इन्फॉर्मेशन है, प्रॉपर्टी है, वो आप ये लिख सकते हैं, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर इक्वल टू माइनस टाइम्स पोजीशन ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर, क्योंकि अगर ये नेगेटिव तो उधर का पॉजिटिव। तो सबसे पहली बात तो ये समझनी है कि जितना डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट होता है मिरर से, उतनी ही डिस्टेंस पीछे आपकी इमेज बनती है। ओके, अगर आप इसको देखें, अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर दूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमें मालूम है dx ओवर dt वेलोसिटी होती है। तो जब आप इसे टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, मैंने लिखा हुआ है डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t मतलब टाइम, तो ये हो जाएगा आपका वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर, माइनस का माइनस, और इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर। ओके, आप ये बात ध्यान रखना कि ये जो वेलोसिटीज हैं, ये वो वाली वेलोसिटीज हैं विच आर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ मिरर। मतलब मिरर ये है तो मिरर का प्लेन ये है, तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर कौन सा हुआ, ये हुआ, और मिरर के परपेंडिकुलर नॉर्मल होता है। तो आप ऐसा बोल सकते हैं ये फॉर्मूला वैलिड किसके लिए, दोज कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटीज विच आर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ मिरर और अलोंग द नॉर्मल। तो ये आप अच्छे से फॉर्मूला याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इस पर आगे हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। अच्छा, इसको क्या रीड करेंगे, इसको बेटा ऐसे रीड करते हैं, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर, और आप इसको ऐसे लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। ये vo और vm क्या है, एक्चुअल और रियल वेलोसिटीज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड मिरर। ऐसे आप vim को क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, और इसको रीड करेंगे वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर। तो ये आपको इनको पढ़ना आना चाहिए, इनको किस तरीके से लिखना है वो आना चाहिए। तो ये फर्स्ट मेजर पॉइंट आपने प्रॉपर्टी में देखा, जहां से आपको एक तो ये समझ में आया मिरर से जितना डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट होगा उतनी डिस्टेंस पीछे उसकी इमेज बनेगी, और दूसरा ये वेलोसिटी का रिलेशन। सेकंड जो मेजर पॉइंट है वो मैंने यहाँ पे लिखा है प्रॉपर्टी में, लाइन जॉइनिंग ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज। ऑब्जेक्ट और इमेज को मिलाने वाली लाइन हमेशा मिरर के परपेंडिकुलर होगी। मतलब कहने का ये है कि OI परपेंडिकुलर किसके होगा, मिरर को मैं PQ बोल रहा हूं तो PQ परपेंडिकुलर टू OI, मतलब लाइन जॉइनिंग ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज इज परपेंडिकुलर टू द मिरर। इसके बाद में थर्ड पॉइंट लिखा हुआ मैंने यहाँ पर, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड साइज ऑफ इमेज आर इक्वल। मतलब कहने का ये मेरे पास में ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं ऑब्जेक्ट का जो हाइट है, हाइट को मैं यहाँ पर साइज बोल रहा हूं, वो HO दे रखा है। ओके, और जो इमेज बनी है, इमेज की हाइट को मैं HI बोल रहा हूं। तो आपको बात ये समझनी होगी, ऑब्जेक्ट का और इमेज का साइज इक्वल होता है, इसका मतलब दोनों की हाइट इक्वल होती है। प्लेन मिरर से जितना हाइट ऑब्जेक्ट का होगा उतनी हाइट इमेज की होगी, HO इक्वल्स टू HI। ठीक है, इसके बाद में फोर्थ पॉइंट, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन को स्मॉल m से हम डिनोट करते हैं। जब मैं आपको स्फेरिकल मिरर पढ़ाऊंगा उस समय मैं आपको मैग्निफिकेशन डिटेल में बताऊंगा, अभी तो अच्छे से समझ लो बस। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब HI अपॉन HO। ओके, अगर हम प्लेन मिरर की बात करें तो प्लेन मिरर के लिए हमेशा ऑलवेज जो मैग्निफिकेशन होता है वो +1 होता है, और आप ऐसा बोल सकते हैं कि इससे हमेशा ऑब्जेक्ट की कैसी इमेज बनती, इरेक्ट। प्लेन मिरर से हमेशा ऑब्जेक्ट की इरेक्ट इमेज ही बनती है, प्लेन मिरर कभी भी ऑब्जेक्ट की इन्वर्टेड इमेज नहीं बनाता। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आपको याद रखनी होंगी रिलेटेड टू इमेज फॉर्मेशन बाय द प्लेन मिरर। ओके, तो आप बेटा इसको अच्छे से नोट कीजिए। बच्चों मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये मिरर दे रखा है और यहाँ पर इसके सामने एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है टुवर्ड्स द मिरर एट स्पीड 10 मीटर पर सेकंड, और मिरर मूव कर रहा है एट स्पीड 15 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट। आपको क्वेश्चन में पूछा फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विद रिस्पेक्ट टू मिरर एंड विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। बच्चों हम लोगों को पहले ये समझना होगा कि हम लोगों ने जो फॉर्मूला डिराइव किया था वो ये था, VOM इक्वल्स टू माइनस VIM। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसको थोड़ा रीअरेंज करेंगे तो आपको ये फॉर्मूला मिलेगा, VI इक्वल्स टू 2 टाइम्स VM माइनस VO। और हमें मालूम है वेलोसिटी, अगर आप इस डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसीडर करेंगे
तो फिर ये वाला डायरेक्शन नेगेटिव होगा। तो आपको पहले सबसे पहले यहाँ पर ये समझना होगा कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दे रखा है। तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, तो आपको वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है 10 आई कैप, इधर की तरफ आई कैप। और वेलोसिटी ऑफ इमेज वेलोसिटी ऑफ मिरर कितना दे रखा है, तो आपको मालूम है मिरर आपका इधर जा रहा है टुवर्ड्स लेफ्ट, नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, तो आप इसे लिखेंगे -15 आई कैप। ओके, अब आपको इस फॉर्मूले में बस वैल्यूज पुट करनी है, आपको आंसर मिलेगा। तो 2 वेलोसिटी ऑफ मिरर कितना -15 आई कैप माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितना 10 आई कैप, इसे सॉल्व करेंगे तो मिलेगा -40 आई कैप मीटर पर सेकेंड। इससे दोनों चीजें मालूम चल रही हैं। इमेज का स्पीड पूछेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हुआ 40, और अगर आपसे वेलोसिटी पूछेंगे तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं 40 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स लेफ्ट, क्योंकि माइनस आई कैप आ रहा है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन में पूछा था वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर, इसका मतलब वी आई माइनस वी एम, वी आई आपको -40 आई कैप मिल चुका है, माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर -15 आई कैप, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आपको ओवरऑल मिलेगा -25 आई कैप मीटर पर सेकेंड। और लास्ट क्वेश्चन वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, इसका मतलब वी आई ओ पूछा है, वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ये आपको -40 आई कैप दे रखा है और ये आपको 10 आई कैप, दोनों को ये भी नेगेटिव, तो कितना आएगा -50 आई कैप मीटर पर सेकेंड। बच्चों ये क्वेश्चन हमने विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला किया है, और आप समझ पा रहे होंगे इस फॉर्मूले से हर टाइप का क्वेश्चन आपका हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में मिरर रेस्ट पर होता, मूव नहीं करता, तो ये जो वेलोसिटी ऑफ मिरर वो कितना रख देते हम 0, और अगर आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट पर होता तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को कितना कर देते 0। एक बात समझो, मान लेते हैं कि आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, सिर्फ मिरर मूव कर रहा है, तो इस फॉर्मूले में वीओ को आप 0 रख दोगे, तो आपको वेलोसिटी ऑफ इमेज कितनी मिलेगी 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ मिरर। इसका मतलब ये है कि आपकी इमेज मिरर के मूव करने की वजह से उसकी स्पीड की डबल मूव करेगी, और किस डायरेक्शन में मूव करेगी, जिस डायरेक्शन में आपका मिरर मूव कर रहा है। ओके, और एक केस ये ले लेता हूं कि आपका मिरर रेस्ट पर है, सिर्फ ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो आप यहां पर वीएम को 0 रख दोगे, तो वी आई कितना मिलेगा -V0। इसका मतलब इमेज का जो स्पीड होगा वो ऑब्जेक्ट की स्पीड की इक्वल होगा, बट उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑब्जेक्ट के अपोजिट होगा। मतलब ऑब्जेक्ट अगर ऐसे आ रहा है तो इमेज आपकी इस तरीके से जाएगी, और अगर दोनों मूव कर रहे होंगे तो फिर आपके पास ये फॉर्मूला है। तो मतलब ये वाला फॉर्मूला हर केस के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। ओके, इसके बाद में एक और मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आपको लिखा रहा हूं, प्लेन मिरर रिवर्सेस द डायरेक्शन विच इज परपेंडिकुलर टू मिरर। मतलब प्लेन मिरर उस डायरेक्शन को रिवर्स कर देता है जो प्लेन मिरर के परपेंडिकुलर होती है। अच्छा, मिरर के परपेंडिकुलर तो नॉर्मल होता है, इसका मतलब उस डायरेक्शन को रिवर्स कर देगा जो नॉर्मल के अलोंग होगा। तो मैंने यहाँ पर एक प्लेन मिरर लिया हुआ है, प्लेन मिरर ऐसे है, इसका मतलब ये कौन सा वाला प्लेन है, ये वाई जेड प्लेन में रखा हुआ है। अब वाई जेड प्लेन के परपेंडिकुलर कौन सी एक्सिस होती है, एक्स एक्सिस होती है, ये वाली। इसका मतलब अगर आप प्लेन मिरर को वाई जेड प्लेन में रखोगे तो वो कौन सी वाली डायरेक्शन को रिवर्स करेगा, एक्स वाली। तो मैंने इसके सामने एक कोऑर्डिनेट एक्सिस का डायग्राम बनाया हुआ है, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, और जेड एक्सिस ऐसे होता है, मैंने उसको ऐसे ड्रॉ किया हुआ है। तो हमें ये समझ में आ रहा है कि इस प्लेन मिरर के प्लेन के परपेंडिकुलर कौन सा डायरेक्शन है, एक्स वाला, तो एक्स वाले को ये क्या कर देगा, रिवर्स कर देगा। देखो एक्स पहले ऐसे था, तो इसका जो इमेज बनेगा वो इधर बने, तो यहां पर एक्स वाले को क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। जबकि वाई और जेड इस प्लेन मिरर के प्लेन में है, तो उनको चेंज नहीं करता है, वाई ऐसे ही रहेगा और जेड ऐसे ही रहेगा। ओवरऑल आपको बात यह समझनी है, प्लेन मिरर उस कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी को रिवर्स कर देता है जो नॉर्मल के अलोंग होती है, या फिर मिरर के परपेंडिकुलर होती है। बाकी कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटीज को वो चेंज नहीं करता। ठीक है, तो यहां पर मैंने एक क्वेश्चन लिया हुआ है, मान लेते हैं जो इंसिडेंट रे है उसका वेक्टर फॉर्म दे रखा है a1i कैप प्लस a2j कैप प्लस a3k कैप, और एक जो प्लेन मिरर है उसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस वो xy प्लेन में है, मतलब xy प्लेन का मतलब बोर्ड का प्लेन। तो आपको बताना है फाइंड आउट द वेक्टर फॉर्म ऑफ रिफ्लेक्टेड रे आपको वेक्टर फॉर्म में बतानी है। तो बच्चों एक बार बताओ, जो आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है मतलब जो प्लेन मिरर है वो किस प्लेन में, xy प्लेन, मतलब बोर्ड के प्लेन में। तो xy प्लेन के परपेंडिकुलर कौन सा डायरेक्शन होगा, ये तो z हो गया, इसका मतलब कौन सा वाला डायरेक्शन चेंज होगा, z वाला। तो इसमें आप देखेंगे ये चेंज नहीं होगा, आई वाला j कैप वाला चेंज नहीं होगा, कौन सा चेंज होगा, k कैप वाला, वो भी क्या होगा, रिवर्स कर देगा, मतलब k कैप की जगह पर क्या आ जाएगा, -k कैप। तो बहुत आसानी से आप लिख सकते हैं यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका
आर वेक्टर इक्वल्स टू a1 i कैप नो चेंज, a2 j कैप, बट यहां पर एक माइनस आ जाएगा और इसको लिखेंगे a3 k कैप। तो इस तरीके के क्वेश्चन को भी आप आसानी से कर सकते हैं। आपको ये बात समझनी होगी, एक्स वाई प्लेन, इसका मतलब इसके परपेंडिकुलर कौन सा डायरेक्शन होगा, जेड, जेड एक्सिस इसके परपेंडिकुलर होगी। तो कौन सा वाला कोऑर्डिनेट चेंज होगा, जेड वाला, वो रिवर्स करना होगा। इसके बाद में एक और क्वेश्चन से प्रैक्टिस करते हैं। ये आपके पास में प्लेन मिरर दे रखा है, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है जो कि इस एक्सिस से या फिर ये प्लेन मिरर के परपेंडिकुलर है, इसको आप प्रिंसिपल एक्सिस भी बोल सकते हैं। मतलब हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री के एंगल पर ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है एट स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन में पूछा है फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ इमेज, आपको इमेज की वेलोसिटी बतानी है। तो बेटा इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले आप क्या करो, इसको दो कंपोनेंट में ब्रेक करो। तो आपका जो ऑब्जेक्ट है उसका जो ये वाला कंपोनेंट है जो कि मिरर के परपेंडिकुलर है, वो होगा आपका 10 cos 37। ये कंपोनेंट कितना होगा, 10 cos 37, और cos 37 होता है 4/5, तो ये आ जाएगा आपके पास 8 मीटर पर सेकेंड। और एक आप ये वाला कंपोनेंट ब्रेक करेंगे जो कि मिरर के पैरेलल है, मिरर के प्लेन के पैरेलल है, और ये होगा 10 sin 37, और 10 sin 37 हो जाएगा आपका, sin 37 होता है आपका 3/5, तो ये हो जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो आपने इसको कंपोनेंट्स में ब्रेक कर दिया। अब देखो कितनी आसानी से कर सकते हैं। हमें मालूम है कि ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रहा है अलोंग दी नॉर्मल, तो ये वाला कंपोनेंट तो क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। और जो कंपोनेंट मिरर के प्लेन में होते हैं, उसके प्लेन के पैरेलल होते हैं, वो चेंज नहीं होते। इसका मतलब कौन सा वाला कंपोनेंट चेंज नहीं होगा, तो आपका जो y कंपोनेंट है वो चेंज नहीं होगा, वो ऐसे ही रहेगा। ये कितना रहेगा, 6 मीटर पर सेकेंड। जबकि ये x वाला कंपोनेंट है, ये अपनी डायरेक्शन रिवर्स कर देगा, तो ये कितना हो जाएगा, ऐसे 8 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपकी इमेज ऐसे बनेगी, और फाइनली जो इमेज मूव करेगी वो ऐसे मूव करेगी। ओके, तो आपको वेलोसिटी ऑफ इमेज लिखना था इन वेक्टर फॉर्म। बोलो कैसे लिखेंगे, एक्स कंपोनेंट 8 बट डायरेक्शन -i कैप, तो -8i कैप, प्लस y कंपोनेंट 6 मीटर पर सेकेंड और पॉजिटिव y डायरेक्शन में, इसका मतलब j कैप। और अगर आपसे स्पीड पूछी जाती है तो इसका मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, और मैग्नीट्यूड होता √-8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो ये आता 100, और 100 का रूट होता 10। तो स्पीड तो 10 ही आ रही है, बट आपको वेक्टर फॉर्म पूछी थी क्योंकि वेलोसिटी पूछी थी, तो -8i कैप प्लस 6j कैप। मैं बार बार बोल रहा हूँ, मिरर के प्लेन के पैरेलल वाले कंपोनेंट चेंज नहीं होते, परपेंडिकुलर मिरर के प्लेन के परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट्स रिवर्स हो जाते हैं। तो ये वाला कंपोनेंट रिवर्स हो गया, जबकि इसमें कोई चेंज नहीं आया। ओके, आप नोट करिए। अब हम बात करेंगे बच्चों ऑब्जेक्ट एंड इमेज की। तो आपको ये समझना होगा, ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड ओनली बाय इंसिडेंट रेज एंड इमेज इज ओनली डिफाइंड बाय रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रेज। ये आपको अच्छे से समझना होगा। इसके बाद में ऑब्जेक्ट दो टाइप के होते हैं, एक होता है रियल ऑब्जेक्ट और एक होता है वर्चुअल ऑब्जेक्ट। इसी तरीके से इमेज भी दो टाइप की होती है, रियल एंड वर्चुअल। अब हम समझते हैं कि इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर किस तरीके से होता है। अगर किसी भी पॉइंट ऑब्जेक्ट का आपको इमेज बनाना होगा तो प्लेन मिरर से किस तरीके से आपका इमेज फॉर्मेशन होगा। तो मेरे पास में यहाँ पर एक प्लेन मिरर है और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है O। ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ना, तो इस ऑब्जेक्ट से क्या होगा, रेज निकलेंगी, लाइट रेज निकलेंगी। तो मैंने क्या किया, इससे ये वाली रेज निकाली जो कि मिरर के परपेंडिकुलर है, और मुझे ये मालूम है कि इस रे को आगे की तरफ मैं एक्सटेंड करूंगा तो ऐसे जाती रहेगी। और मैंने एक रे ऐसे निकाली, ये मिरर पे स्ट्राइक कर रही है और आफ्टर रिफ्लेक्शन ऐसे जा रही है। और अगर आप इस रिफ्लेक्टेड रे को पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे तो यहां कहीं ये मीट कर रही है। इट मीन्स इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा वो यहाँ पे बनेगा, क्योंकि हमें मालूम है जहां पर भी आपकी रिफ्लेक्टेड रेज या तो इन रियलिटी मीट करें या फिर वो मीट करती हुई अपीयर हो, वहां पर इमेज बनता है। अच्छा, इसका मतलब एक पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज बनाने के लिए आपको दो रेज का रिक्वायरमेंट होता है, कोई भी दो रेज। अच्छा, आप एक और रे ले सकते हैं। मैंने एक और रे इस मिरर पर इंसिडेंट कराया है और आफ्टर रिफ्लेक्शन वो ऐसे जा रही है। आप इस वाली रिफ्लेक्टेड रे को अगर पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे, ये भी आपको इसी पॉइंट से आती हुई लगेगी।
तो आपको ये समझना होगा इस पॉइंट ऑब्जेक्ट का यहाँ पर ये पॉइंट इमेज बनेगा। एक और बात आपको ये समझना होगा कि ये जो ऑब्जेक्ट है इससे इंसिडेंट रेज जो निकल रही हैं, एक तो वो डाइवर्जिंग नेचर की हैं और साथ में इस पॉइंट पर इन रियलिटी में मीट कर रही हैं। अगर इंसिडेंट रेज इन रियलिटी में मीट करती हैं तो जो ऑब्जेक्ट होता है वो रियल ऑब्जेक्ट। इट मींस ये जो ऑब्जेक्ट होगा वो कैसा होगा, रियल ऑब्जेक्ट। और अगर आपकी रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रेज इन रियलिटी में मीट करें तब आपकी इमेज होगी रियल, और अगर वो मीट करती हुई लगे तो कैसी होगी, वर्चुअल इमेज। तो यहां पर आप देख रहे होंगे आपकी रिफ्लेक्टेड रेज मीट करती हुई लग रही हैं, इट मींस ये कैसी इमेज बनेगी, वर्चुअल इमेज। तो यहां पर आपको प्लेन मिरर से रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज दिख रहा है। अच्छा एक और केस लेते हैं, यहां पर आपकी जो इंसिडेंट रेज है वो कैसी है, कन्वर्जिंग नेचर की, जबकि यहां पर कैसी थी, डाइवर्जिंग। आफ्टर रिफ्लेक्शन रेज ऐसे जा रही हैं और रिफ्लेक्टेड रेज इस पॉइंट पर इन रियलिटी में मीट कर रही हैं, इट मींस यहां पर कैसी इमेज बनेगी, यहां पर इन रियलिटी में मीट कर रही है तो रियल इमेज बनेगी। अब ऑब्जेक्ट कैसा होगा, तो ऑब्जेक्ट को इंसिडेंट रेज से डिफाइन करते हैं। आप इन इंसिडेंट रेज को आगे की तरफ अगर एक्सटेंड करेंगे तो आपको कहीं यहां पर ये मीट करते हुए लगेंगी। इट मींस यहां पर इंसिडेंट रेज मीट करती हुई अपीयर हो रही हैं, तो कैसा ऑब्जेक्ट होगा, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा। इट मींस यहां पर आप एक बात क्लियर देख सकते हैं, रियल ऑब्जेक्ट का तो कैसा इमेज बन रहा है, वर्चुअल इमेज बन रहा है, और वर्चुअल ऑब्जेक्ट का कैसा इमेज बन रहा है, रियल इमेज बन रहा है। तो हमें ये वाला की पॉइंट नोट करना होगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा है फॉर प्लेन मिरर, ये प्लेन मिरर के लिए बता रहा हूँ, रियल ऑब्जेक्ट का कैसा इमेज बनता है, वर्चुअल इमेज बनता है, और अगर वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा तो उसका कैसा इमेज बनेगा, रियल इमेज बनेगा। ये वाला आपको पॉइंट याद रखना होगा। साथ में मैंने यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है, ये IR का मतलब है इंसिडेंट रेज। अगर आपकी इंसिडेंट रेज डाइवर्जिंग नेचर की है या फिर इन रियलिटी में मीट कर रही हैं तो वो आपकी डिफाइन करेंगी किसको, रियल ऑब्जेक्ट को। और अगर आपकी इंसिडेंट रेज अगर कन्वर्जिंग नेचर की है, अगर इंसिडेंट रेज डाइवर्जिंग नेचर की है, यहां पर लिखा हुआ डाइवर्जिंग, तो कैसा ऑब्जेक्ट होगा, रियल ऑब्जेक्ट। ओके। और अगर कन्वर्जिंग नेचर की है, जैसा कि इस डायग्राम में देखो इंसिडेंट रेज कैसी कन्वर्जिंग नेचर की, तो कैसा ऑब्जेक्ट होगा आपका, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। सिमिलर यहां पर मैंने लिखा है रिफ्लेक्टेड रेज। तो आप देख रहे होंगे ये जो रिफ्लेक्टेड रेज है, ये दोनों जो ब्लू कलर से बनी है, वो कैसी है, डाइवर्जिंग नेचर की। अगर डाइवर्जिंग नेचर की है रिफ्लेक्टेड रेज तो कैसा इमेज बनेगा, वर्चुअल इमेज बनेगा। मतलब डाइवर्जिंग नेचर होगा तो वर्चुअल इमेज, और यहां पे देख रहे होंगे आपकी रिफ्लेक्टेड रेज कन्वर्जिंग नेचर की है और कन्वर्जिंग नेचर की है तो कैसा, रियल इमेज। तो यहां पर कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, इफ इंसिडेंट रेज आर डाइवर्जिंग देन ऑब्जेक्ट विल बी रियल और वर्चुअल, if reflected rays are converging or diverging then image will be real or virtual। तो आप उनके आंसर कर सकते हैं। ओके इसके बाद में यहां पर एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया हुआ है, ये आपके कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। एक प्लेन मिरर रखा हुआ है कितने एंगल पर, हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री पर, और यहां पर मेरे पास में एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है जो कि ओरिजिन से 2 मीटर के डिस्टेंस पर है। इस पॉइंट ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी प्लेन मिरर से, उसके कोऑर्डिनेट बताने हैं। मैंने लिखा क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज। बच्चों एक बात बहुत क्लियर समझो, हमें मालूम है किसी भी प्लेन मिरर से ऑब्जेक्ट का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है उतना ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस प्लेन मिरर से इमेज का होता है। इस फंडे को यहाँ पे यूज करते हैं। तो आपको ये समझना होगा, और पॉइंट ऑब्जेक्ट ये वाला है, तो इस पॉइंट ऑब्जेक्ट से इस मिरर पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। तो मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस कितना है, डी। ओके ये मिरर की क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर। और हमें मालूम है कि इस ऑब्जेक्ट की, पॉइंट ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी प्लेन मिरर से वो कितने डिस्टेंस पे बनेगी, डी डिस्टेंस पीछे बनेगी। तो इसको आप पीछे की तरफ एक्सटेंड करो ऐसे, और यहां कहीं आपकी इमेज फॉर्मेशन होगा इस पॉइंट ऑब्जेक्ट का। मतलब ये भी डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, डी। हमें मालूम है ऑब्जेक्ट और इमेज को मिलाने वाली लाइन हमेशा मिरर की क्या होती है, परपेंडिकुलर। ओके ये वाली बात समझ में आती है आपको। अच्छा इसका मतलब आप यहां पे देखेंगे ये डी, ये 2 मीटर है, ये वाला मिरर का पार्ट है। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि अगर ओरिजिन सेम है, इस इमेज को ज्वाइन करूं, इसको अगर मैं ज्वाइन कर दूं इमेज को ओरिजिन से, तो आप सिमेट्री से देख सकते हैं अगर ये डिस्टेंस दी है, ये भी कॉमन है, तो दोनों एक जैसे ट्रायंगल हो गए, सिमिलर ट्रायंगल। तो ये एंगल भी कितना होना चाहिए बेटा आपका, 30 डिग्री होना चाहिए, और ये लेंथ भी कितनी होनी चाहिए, 2 मीटर। ओके ये बात समझ में आई आपको।
अब आपको क्या करना है, इस इमेज के कोऑर्डिनेट लिखने हैं, जबकि ये ओरिजिन है 0,0, तो आप देखो कोऑर्डिनेट कितनी आसानी से लिख सकते हैं। मुझे एक बात बताओ, ओरिजिन से इस इमेज को जो मिलाने वाली लाइन है वो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रही है, 30 + 30 60 डिग्री। तो कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2 cos 60 और वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2 sin 60। तो आप यहाँ पर कोऑर्डिनेट मैंने लिखे हुए हैं, इमेज का कोऑर्डिनेट होगा एक्स कोऑर्डिनेट 2 cos 60 और वाई कोऑर्डिनेट होगा 2 sin 60। cos 60 हाफ होता है तो ये आ जाएगा 1 और sin 60 √3/2 होता है, 2 कैंसिल तो √3। तो इस तरीके से आप इमेज के कोऑर्डिनेट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपको एक बात समझनी होगी, किसी भी पॉइंट ऑब्जेक्ट की इमेज को ट्रेस करने के लिए वैसे तो 2 रेज का रिक्वायरमेंट होता है, बट आप एक रे से भी काम चला सकते हैं, बट वो रे कौन सी होनी चाहिए, परपेंडिकुलर टू दी मिरर। ओके, जितना ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा उतना परपेंडिकुलर डिस्टेंस पीछे, मिरर के पीछे ही आपकी इमेज बनेगी। फिर आप यहाँ पर सिंपल ज्योमेट्री लगाकर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद में आगे मैंने यहाँ पर 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। ये आपका प्लेन मिरर, इसके सामने इस तरीके का एक ऑब्जेक्ट है जो कि एरो टाइप का आपको लग रहा है, AB। आपको बताना है कि इसका इमेज प्लेन मिरर में कैसे दिखेगा। देखो, इमेज बनाने के लिए मैं एक आपको सिंपल तरीका बताता हूँ। हमें इतना तो मालूम है, जितना डिस्टेंस पर प्लेन मिरर से ऑब्जेक्ट होता है उतना डिस्टेंस पीछे उसका इमेज बनता है। तो आपके इसके तो एंडिंग पॉइंट को ना पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लो, एक यहाँ पर पॉइंट मार्क कर दो और एक पॉइंट यहाँ पे मार्क कर दो। एक बात समझ लो कि ये जो डिस्टेंस है ना, जितना ये डिस्टेंस है उतने ही डिस्टेंस पर इसका इमेज बनेगा यहाँ पर, तो बी का इमेज तो यहाँ पे बनेगा B'। ओके, ये बात समझ में आई। और पॉइंट ए का जो डिस्टेंस है मिरर से परपेंडिकुलर वो इतना है, ये वाला। तो इतना डिस्टेंस पीछे आपका ए का इमेज बनेगा यहाँ पे कहीं, और इसको मैं A' बोल रहा हूँ। अब एरो का डायरेक्शन किधर है, A to B, तो आप A to B एरो लगा दो तो आपकी इमेज बन जाएगी प्लेन मिरर से इस तरीके से। तो इस एरो का जो इमेज बनेगा प्लेन मिरर से वो आपको इस तरीके से दिखेगा। इसी पर एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। अब की बार आपको 2 एरो दिए हुए हैं इस तरीके से, और इसका आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि इमेज कैसा बनेगा। तो देखो सिंपल, यहां पर एक पॉइंट ए ले लो और यहां पर एक पॉइंट बी ले लो। ओके, इसका इमेज यहां पे बनेगा B' और ए का इमेज यहां पे बन जाएगा A'। ओके, क्योंकि ए वाला पॉइंट दूर है तो यहाँ पे दूर इमेज बनेगा, और एरो का डायरेक्शन है A to B, तो A to B ऐसे एरो लगा दोगे। ये तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरह हो गया, पार्ट 1। तो अब आपको ये वाला पार्ट और इसका इमेज बनाना है, तो आप इसको यहाँ पर C बोल दो और इसको D बोल दो और 2 पॉइंट यहाँ पर मेंशन करो। तो देखो, C पॉइंट मिरर से थोड़ा दूर है और इस एरो के ऊपर है, तो C पॉइंट का इमेज तो कहीं यहाँ पे बनेगा, और D वाला पॉइंट थोड़ा पास में है तो D का इमेज कहीं यहाँ पे बनेगा। तो ये इमेज बनेगा यहाँ पर C' और यहाँ पे बनेगा D'। एरो का डायरेक्शन C से D की तरफ है, तो आप C से D की तरफ एक एरो लगा देंगे ऐसे। तो इस तरीके से इमेज आपको दिखेगा। तो इसका इमेज प्लेन मिरर में इस तरीके से दिखेगा। तो बहुत आसानी से आप किसी भी पॉइंट ऑब्जेक्ट और एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की इमेज बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्लेन मिरर। यहाँ पर मैंने आपको पॉइंट ऑब्जेक्ट का किस तरीके से इमेज बनाते हैं वो बताया, और यहाँ पर अगर आपके पास कोई एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट हो तो उसका इमेज भी आप बना सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे एंगुलर डेविएशन, जिसको हम डेल्टा से डिनोट करेंगे, और किससे, सिंगल प्लेन मिरर से। मेरे पास में ये प्लेन मिरर दे रखा है, इसके परपेंडिकुलर ये नॉर्मल है, और ऐसे आपकी लाइट रे इंसिडेंट हो रही है जिसको मैं इंसिडेंट रे बोलूंगा। और मुझे मालूम है ये एंगल क्या होता है, एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस I, और ये वाला एंगल R होता है, बट हमें मालूम है R भी I की इक्वल होता है, तो इसको भी मैं I लिख सकता हूँ। अब मुझे एंगुलर डेविएशन का मतलब क्या है, एक बात बताओ, अगर ये प्लेन मिरर नहीं होता तो ये जो लाइट रे, इंसिडेंट लाइट रे, क्या ऐसी चली जाती? क्योंकि हमें मालूम है स्ट्रेट लाइन में आपकी लाइट ट्रेवल करती है। तो अगर ये मिरर नहीं होता तो इसका जो पाथ होता है इंसिडेंट रे का, वो तो ऐसे होता, ओरिजिनल पाथ। बट इस मिरर की वजह से आपकी लाइट रे क्या होगी, रिफ्लेक्ट हो गई, और उसका पाथ चेंज हो गया, वो ऐसे चली गई। तो कितने एंगल से डेविएट हो गई, तो वो तो एंगल ये वाला है ना, इतने एंगल से डेविएट हो गई, डेल्टा। ये मुझे कैलकुलेट करना है। अब देखो बहुत आसान है, आपको मालूम है ये टोटल एंगल कितना होगा, यहां से लेके यहां तक 180 होगा, और 180 में से ये वाला एंगल कितना, 2i, ये माइनस कर दो तो आपको डेल्टा मिलेगा। तो एंगुलर डेविएशन का फॉर्मूला हो जाएगा, 180 को मैंने पाई लिखा है, पाई माइनस 2i। अब बात ये आती है कि डेविएशन क्लॉकवाइज हुआ या फिर एंटी क्लॉकवाइज। तो हमें मालूम है ओरिजिनल पाथ ये वाला था, बट आपकी रे ऐसे गई है, तो डेविएशन इस तरीके से हो रहा है, इन दिस डायरेक्शन, और ये डायरेक्शन कौन सा होता है, एंटी क्लॉकवाइज।
और अगर ऐसे होता तो क्लॉकवाइज। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ एंटी क्लॉकवाइज। इस पर मैं एक आपको क्वेश्चन बताऊं तो आपको ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना होगा। जब भी आपको सिंगल प्लेन मिरर से डेविएशन पूछा जाएगा तो पाई माइनस 2i, आई यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस। मान लेते हैं कि क्वेश्चन दिया हुआ है और बोला गया कि इंसिडेंट रे मिरर की सरफेस के साथ में 30 डिग्री का एंगल बना रही है। अच्छे से बात सुनना, एंगल इन बिटवीन इंसिडेंट रे एंड सरफेस ऑफ द मिरर दे रखा है 30 डिग्री। अब पूछा गया फाइंड आउट दी एंगुलर डेविएशन। तो आपको ये समझ में आना चाहिए यहां पर इस केस में अगर आप बात करेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस की तो वो कितना होगा, ये टोटल एंगल 90 होता है तो आपका आई हो जाएगा यहाँ पर 60 डिग्री। 90 माइनस 30 करेंगे तो कितना आएगा, 60 डिग्री आएगा। अगर आई मालूम चल गया तो डेल्टा बहुत आसान है, 180 माइनस 2 इंटू आई, आई कितना 60, तो आपको एंगुलर डेविएशन मिलेगा 60 डिग्री और कैसा मिलेगा, एंटी क्लॉकवाइज। ये बात समझ में आ गई। बट एक बात क्लियर कट याद रखना, आप डेविएशन ऐसे ले रहे हो, कोई ऐसे भी तो बोल सकता है सर ऐसे डेविएशन क्यों नहीं ले रहे हो आप इन दिस डायरेक्शन, ऐसे भी तो ले सकते हैं, ऐसे क्या प्रॉब्लम है। हाँ बिल्कुल सही है, ऐसे भी ले सकते हैं। तो देखो ये डेविएशन अगर आप ऐसे मेजर करेंगे तो कितना होगा, यहां से यहां तक कितना हुआ, ये तो 180 हुआ, 180 में कितना ऐड करना पड़ेगा, 2 पाई। तो आप इस क्वेश्चन में ऐसा भी बोल सकते हैं कि आपका जो डेविएशन है वो पाई प्लस 2i हुआ। अगर आप पाई प्लस 2i बोलेंगे तो फिर कैसा, क्लॉकवाइज। तो वो ध्यान रखेंगे कि क्वेश्चन में एंटी क्लॉकवाइज दिया या फिर क्लॉकवाइज। अदरवाइज आपको ये फॉर्मूला याद रखना है पाई माइनस 2i और फिर डायग्राम की हेल्प से देख लेना है वो क्लॉकवाइज होगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है। इसके बाद में स्टैंडर्ड क्वेश्चन होता है जो कई बार आपसे पूछा जाता है। इस क्वेश्चन को आप समझिए। यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि एक प्लेन मिरर है, मान लो सामने की तरफ एक प्लेन मिरर है और उस प्लेन मिरर में किसी ऑब्जर्वर को, किसी मैन को अपना फुल इमेज देखना है और हाइट ऑफ ऑब्जर्वर दे रखी कैपिटल एच। तो प्लेन मिरर का साइज क्या होना चाहिए जिससे कि वो उस मिरर में अपनी फुल इमेज देख पाए। तो देखो यहाँ पर मैंने ये मैन बना रखा जिसका हाइट कितना एच, मिरर से कितने डिस्टेंस पर, ये डी डिस्टेंस पर खड़ा हुआ है और यहाँ पर इसकी आई है, आई का ग्राउंड से जहां पर ये खड़ा हुआ है उस फ्लोर से कितना हाइट है, वाई। तो हमें पूछा गया इस प्लेन मिरर का हाइट कितना होना चाहिए। तो ये स्टैंडर्ड एक रिजल्ट है जो आपको याद रखना होगा, रिक्वायर्ड हाइट ऑफ द मिरर टू सी द फुल इमेज। प्लेन मिरर का जो हाइट होगा या साइज होगा अपनी फुल इमेज देखने के लिए वो कितना होता है, मैन की हाइट का आधा, मतलब हाफ ऑफ द हाइट ऑफ द मैन। इट मींस ये स्मॉल एच आपका मिरर का हाइट है और कैपिटल एच आपका मैन का हाइट है। अगर क्वेश्चन दिया कि एक 6 फीट का 6 फीट का एक कोई पर्सन है, उसको अपना फुल इमेज देखना है प्लेन मिरर में, तो कितनी हाइट का या साइज का आपको प्लेन मिरर चाहिए, तो सिंपल आंसर होगा 6/2 3 फीट। ओके। बट इसमें मैं एक और इंटरेस्टिंग चीज आपको बता दूं, वैसे वो क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है बट आपको कई बार बोला जाएगा क्वेश्चन में कि जो ऑब्जर्वर है, जो पर्सन दे रखा है, उसका ग्राउंड से मतलब उसके फीट से, पैरों से उसकी आई लेवल तक का हाइट दे रखा है 5 फीट और आई से हेड तक का हाइट दे रखा है 1 फीट, मतलब ओवरऑल कितनी होगी 6 फीट। तो बताओ उसको कितने साइज का प्लेन मिरर चाहिए अपनी फुल इमेज देखने के लिए। तो अभी भी आंसर क्या होगा, 6/2 3 फीट ही होगा। ऐसा मत कराना कि आई लेवल का आधा करके आ जाए आप 2.5 फीट। वो आई लेवल क्यों देता है मैं आपको बताऊं, उसके पीछे लॉजिक ये रहता है कि जब मैं, मेरे सामने एक मिरर लगा हुआ है और मुझे उसमें अपना फुल इमेज देखना है, तो मिरर क्या होता है, जरूरी नहीं कि मिरर ग्राउंड से टच हो, मिरर का कुछ हाइट हो सकता है ग्राउंड से, मतलब मिरर कहां से स्टार्ट होना चाहिए। तो मिरर कहां से स्टार्ट होना चाहिए वो पता चलता है। आप पहले ये चेक करो कि ग्राउंड से या आपकी फीट लेवल से आई लेवल का डिस्टेंस है या हाइट कितना है। तो मान लेते हैं इसके फीट से इसकी आई कितनी हाइट पर है, वाई। तो आपको ये समझना होगा फुल इमेज देखने के लिए मिरर आपका ग्राउंड से इस वाली हाइट का हाफ होना चाहिए, मतलब कि कहां से स्टार्ट होना चाहिए, y/2 से। अगर इसकी आई होती है 5 फीट पर तो मैं बोलता कि ग्राउंड से आपका जो मिरर है वो 2.5 फीट से स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है, इसके लिए, बाकी आपको कंफ्यूज नहीं होना। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, मिरर और ऑब्जर्वर के बीच में जो सेपरेशन होता है, जैसे ये मिरर है और मैं यहाँ पे खड़ा हूं, तो मैं मिरर के पास में खड़ा हूं या फिर और पीछे खड़ा हूं, इससे ये इंडिपेंडेंट होता है। तो ये जो स्मॉल एच है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ सेपरेशन बिटवीन ऑब्जर्वर एंड प्लेन मिरर। ओके, आप अच्छे से नोट कीजिए। बच्चों अब हम बात करेंगे यहाँ पर रोटेशन ऑफ मिरर और इंसिडेंट रे। अगर आप मिरर और इंसिडेंट रे में से किसी को भी रोटेट करते हो या फिर दोनों को रोटेट करते हो तो आपकी रिफ्लेक्टेड रे किस एंगल से रोटेट करेगी ये हमें जानना है। तो मैंने यहाँ पर एक केस लिया हुआ है, ये आपका प्लेन मिरर, इस प्लेन मिरर पर ऐसे आपकी इंसिडेंट रे
इंसिडेंट होती है और नॉर्मल के साथ में कितना एंगल फॉर्म कर रही है, मान लेते हैं आई। तो हमें मालूम है जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो भी नॉर्मल के साथ में कितना एंगल फॉर्म करेगी, वो भी आई करेगी, और ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई। इस इंसिडेंट रे के करस्पॉन्डिंग जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो ये। और इस केस में मान लेते हैं कि मैंने मिरर को फिक्स किया हुआ है, मैं मिरर को रोटेट नहीं कर रहा। फिर मैंने क्या किया, मैंने इस इंसिडेंट रे को कुछ एंगल से ऐसे रोटेट कर दिया इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो मैंने इंसिडेंट रे को ऐसे रोटेट किया क्लॉकवाइज सेंस में, कितने एंगल से, मान लेते हैं ये एंगल थीटा। तो मुझे ये चेक करना है कि मेरी रिफ्लेक्टेड रे किस एंगल से रोटेट करेगी। तो एक बात समझ में आनी चाहिए, अब आपका नॉर्मल के साथ में जो एंगल होगा वो कितना हो जाएगा बेटा, आई माइनस थीटा हो जाएगा। तो मुझे इतना तो मालूम है कि जितना एंगल होगा इन बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, उतना ही एंगल होना चाहिए आपका इन बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। तो अभी एंगल कितना आई, तो इसका मतलब आपकी रिफ्लेक्टेड रे को अपना एंगल कम करना पड़ेगा, कितना, आई माइनस थीटा, थीटा से कम करना पड़ेगा। तो आपकी रिफ्लेक्टेड रे कुछ इस तरफ रोटेट होनी चाहिए। इट मींस कितने एंगल से रोटेट होनी चाहिए, तो आपको ये समझ में आना चाहिए थीटा से रोटेट होनी चाहिए, तभी ये एंगल कितना बचेगा, आई माइनस थीटा। इसका मतलब आपकी जो रिफ्लेक्टेड रे है वो ऐसे रोटेट कर रही है, इंसिडेंट रे क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है, तो रिफ्लेक्टेड रे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रही है। तो ये वाला केस हो गया जब आप मिरर को फिक्स रखेंगे, इंसिडेंट रे को अगर आप क्लॉकवाइज थीटा एंगल से रोटेट करते हैं, तो आंसर आया कि आपकी जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो अपोजिट सेंस में, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा एंगल से रोटेट होगी। बट ये सब कुछ हम किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, मिरर को हमने क्या रखा हुआ है, फिक्स। तो मैं आप यहां पर ऐसा बोल सकता हूं, एंगल रोटेटेड बाई रिफ्लेक्टेड रे विद रिस्पेक्ट टू मिरर कितना है, माइनस टाइम्स एंगल रोटेटेड बाई इंसिडेंट रे विद रिस्पेक्ट टू मिरर। एंगल को अगर मैं यहाँ पर एरो लगा दूं तो आपको थोड़ा ज्यादा बेटर रहेगा, जिससे आपको समझ में आए कि आपको क्लॉकवाइज एंगल को मे बी अगर आप पॉजिटिव लेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज को आपको नेगेटिव लेना होगा। आप यहाँ पर लिख सकते हैं थीटा आर माइनस थीटा एम, एम यहाँ पर मिरर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ पर आप रीअरेंज करके लिखेंगे तो ये फॉर्मूला आ जाएगा, एंगल रोटेटेड बाई रिफ्लेक्टेड रे इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल रोटेटेड बाई मिरर माइनस एंगल रोटेटेड बाई इंसिडेंट रे। अब ये जो फॉर्मूला है ना, एक जनरल फॉर्मूला आ गया। मैं इसे जनरल फॉर्मूला क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इस फॉर्मूले से आप उन सभी क्वेश्चंस को कर सकते हैं जिन क्वेश्चन में या तो आपको मिरर को फिक्स रख के इंसिडेंट रे को रोटेट कर रहे होंगे, या फिर उन क्वेश्चंस को भी कर सकते हैं अगर आप इंसिडेंट रे को फिक्स रखें और मिरर को रोटेट करें, वो क्वेश्चन भी हो जाएंगे, या फिर आप दोनों को रोटेट करें तब भी इस फॉर्मूले से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ओके, बस आपको ध्यान ये रखना है, अगर क्लॉकवाइज एंगल पॉजिटिव है तो एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। मैंने यहाँ पर बताया भी है, अगर आप इंसिडेंट रे को फिक्स रखते हैं तो ये एंगल कितना हो गया, 0। तो आपको समझ में आएगा रिफ्लेक्टेड रे का एंगल होगा ट्वाइस ऑफ मिरर, और पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब इन सेम सेंस। अगर आप मिरर को क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो रिफ्लेक्टेड रेज भी क्लॉकवाइज ही रोटेट करेगी, बट डबल एंगल से करेगी। और अगर आपने मिरर को फिक्स रखा, मिरर को फिक्स रखेंगे तो थीटा एम 0 हो जाएगा, तो आपकी रिफ्लेक्टेड रे का एंगल आ जाएगा माइनस टाइम्स इंसिडेंट रे का एंगल। इट मींस माइनस तो ये बता रहा है कि अपोजिट सेंस में, जैसा कि हमने डिराइव भी किया, और उतने ही एंगल से रोटेट होगी आपकी रिफ्लेक्टेड रे जितने से आप इंसिडेंट रे को कर रहे हो। तो यहां पर मैंने लिखा है अपोजिट सेंस। अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट कर दें तो हमें मालूम है द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंगुलर वेलोसिटी होती है। तो आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको ओमेगा मिलेगा। तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रिफ्लेक्टेड रे इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ मिरर। अगर आपको मिरर का एंगुलर वेलोसिटी दिया जाता है तब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, तो ये आपको याद रखना है। इस पर एक क्वेश्चन मैंने दिया हुआ है, मान लेते हैं कि मिरर को 10 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं और इंसिडेंट रे को 15 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं। तो आपको बताना होगा कि कितने एंगल से आपकी रिफ्लेक्टेड रे रोटेट करेगी। ये वाला फॉर्मूला सिंपल यूज करेंगे हम लोग। जब ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो आपको बस इतना सा ही ध्यान रखना है, क्लॉकवाइज एंगल अगर आप पॉजिटिव कंसीडर कर रहे हो, अगर आप इस एंगल को पॉजिटिव ले रहे हो तो फिर ये वाला एंगल कैसा लेंगे, नेगेटिव। तो देखो मैंने मिरर का एंगल पॉजिटिव लिया 10 और इंसिडेंट रे का माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो आपको मिलेगा 35 डिग्री। पॉजिटिव मिला इसमें, इट मींस कैसा मिला, क्लॉकवाइज। तो इस तरीके से आप उन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। इसके बाद में एक और प्रॉब्लम है यहाँ पर लिखा हुआ फाइंड एंगल ऑफ डेविएशन आफ्टर 2 कॉन्जिक्यूटिव रिफ्लेक्शन। अब आपको 2 मिरर दे रखे हैं जो कि किस एंगल पर है, एक दूसरे से थीटा एंगल। ये मिरर 1, ये मिरर 2। इस मिरर के ऊपर, दोनों में से किसी भी मिरर के ऊपर आपकी एक रे इंसिडेंट हो सकती है। तो यहाँ पर एक रे इंसिडेंट हो रही है ऐसे, है ना। अब हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि 2 कॉन्जिक्यूटिव रिफ्लेक्शन के बाद में कितना डेविएशन होगा।
हमने सिंगल मिरर से डेविएशन का फॉर्मूला पढ़ रखा है, कितना, पाई माइनस 2i। तो उसी को यहाँ पर अप्लाई करना होगा। जब आपकी इंसिडेंट रे ऐसे आ रही है, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, इसको अगर आप आगे की तरफ एक्सटेंड करेंगे तो इसका ओरिजिनल डायरेक्शन ये था, बट आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, ये इस मिरर से रिफ्लेक्शन होगा, तो यहाँ पर मैं नॉर्मल बना दूं। रिफ्लेक्शन के बाद में इस मिरर पर क्या होगी, इंसिडेंट होगी ऐसे। और अगर ये मिरर नहीं होता तो ये ऐसे सीधे चली जाती है ना। इस मिरर पर अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करूं तो वो नॉर्मल ऐसे होगा, ओके। और इस मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद ये रे कुछ ऐसे चली जाती है। तो मुझे इंसिडेंट रे और फाइनल रिफ्लेक्टेड रे के बीच में क्या बताना है, एंगल, कितना डेविएशन आया। तो देखो सिंपल ऐसे कर सकते हैं, अगर मैं इस क्वेश्चन में इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को अगर मैं θ1 ले लूं, तो मुझे मालूम है ये एंगल भी θ1 होगा, और ये 90 होता है टोटल, तो ये कितना होगा, 90 माइनस θ1। इतना समझ में आया। और डेविएशन कैसे लिखूंगा, ओरिजिनल डायरेक्शन ये थी, तो डेविएशन ये हुआ, ये वाला एंगल क्या हुआ आपका, डेविएशन। तो आपको समझ में आ रहा होगा डेविएशन हो रहा है क्लॉकवाइज, और कितना, Δ1। तो Δ1 मैंने लिखा हुआ है पाई माइनस 2θ1, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे कितना है, θ1। तो पाई माइनस 2θ1 किसके लिए, मिरर 1 के लिए, और किस सेंस में, क्लॉकवाइज, इक्वेशन नंबर 1। अब मिरर 2 के लिए देखें, तो मैंने यहाँ पर ये वाला एंगल मान लिया अपने मन से θ2। एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर θ2 है, तो फिर आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी θ2 होगा। ये 90 होता है टोटल, तो ये कितना बचा, 90 माइनस θ2। अब आपकी ओरिजिनल डायरेक्शन ये थी अगर मिरर नहीं होता, बट रे गई ऐसे है, तो आपका डेविएशन ऐसे हुआ, और आप समझ रहे हैं ये डेविएशन भी कैसा हुआ, क्लॉकवाइज, और ये कितना, Δ2। तो मिरर 2 के लिए आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, θ2। तो आपने लिखा है यहाँ पर Δ2 इक्वल्स टू पाई माइनस 2θ2, और ये भी क्लॉकवाइज। तो अगर आपको नेट डेविएशन चाहिए तो आपको दोनों को ऐड करना पड़ेगा। जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस होगा, मतलब माइनस 2θ1 और प्लस 2θ1 कैंसिल आउट, आपको मिलेगा पाई प्लस पाई 2π, और यहाँ पर माइनस 2θ। इसे आप 360 माइनस 2θ भी लिख सकते हैं, और दोनों ही क्लॉकवाइज थे, इसीलिए ऐड होने के बाद फाइनल डेविएशन भी आपको कैसा मिला, क्लॉकवाइज। तो 360 माइनस 2θ एज अ फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा। इस फॉर्मूले में आप देख रहे हैं इनिशियल जो एंगल ऑफ इंसिडेंस था θ1, उस पर डिपेंडेंसी नहीं है, सिर्फ डिपेंडेंसी किस पर है, एंगल बिटवीन टू प्लेन मिरर। ओके, मैं आपको ऐसे समझाऊं, आपकी जो इनिशियल इंसिडेंट रे थी वो ऐसे थी, मतलब ये वाली, ओके, ऐसे थी, ऐसे आई थी रे, और फाइनली जो रिफ्लेक्टेड रे है आफ्टर, ये तो फर्स्ट आपका रिफ्लेक्शन हुआ और ये सेकंड रिफ्लेक्शन हुआ, रे आपकी ऐसे चलेगी इन दिस डायरेक्शन, ओके। ये 2 लिख देता हूं। अब आपको क्या चाहिए था, इन दोनों के बीच में डेविएशन चाहिए था, तो क्लॉकवाइज हम लोगों ने कैलकुलेट किया, इट मींस हमें ये वाला एंगल मिला है। कितना मिला है बेटा, ये मिला है हमें 360 माइनस 2θ क्लॉकवाइज सेंस में। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी तो बोल सकते हैं सर डेविएशन आप ऐसे क्यों नहीं मेजर कर रहे हैं, ये भी तो डेविएशन है। हाँ, ये भी डेविएशन है। तो हमें मालूम है टोटल एंगल कितना होता है 360, ऊपर वाला कितना 360 माइनस 2θ, तो ये कितना हुआ 2θ। तो इस क्वेश्चन का आप आंसर ऐसे भी कर सकते हैं 2θ क्लॉकवाइज। आप 2 तरीके से डेविएशन बता सकते हैं, इतना क्लॉकवाइज या फिर इतना एंटी क्लॉकवाइज। तो आप इसको एज अ फॉर्मूला याद रखना, आपके लिए काम आएगा। बट ये तभी वैलिड है जब आपको क्वेश्चन पूछा जाए 2 कॉन्जिक्यूटिव रिफ्लेक्शन के लिए। अगर 3 के लिए क्वेश्चन है तो आपको ये वाला प्रोसेस आगे ले जाना पड़ेगा। ओके, मैंने एक चीज और की थी यहाँ पर, θ2 को ये रिप्लेस किया था, वो कैसे, आपको समझ में आ रहा होगा, इन तीनों एंगल्स का सम कितना होगा 360, तो यहाँ से θ2 कितना आएगा, θ माइनस θ1, वो मैंने यहाँ पर यूज किया था, तब इसको सॉल्व किया है। अब मैं इसको एक आपको ट्रिक से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बताता हूँ। मुझे अगर ये बात समझ में आ रही है, यहाँ पर मैंने देखा 2θ, यार 2θ, तो इसका मतलब क्या हमेशा आंसर इस एंगल का डबल होगा? यस, आंसर हमेशा एंगल बिटवीन 2 प्लेन मिरर जो दे रखा है उसका डबल होगा, मतलब 2θ। बट क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज वो कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताऊं। सबसे पहले ये देखा करो कि किस मिरर के ऊपर आपकी रे इंसिडेंट हो रही है। इस क्वेश्चन में मिरर 1 के ऊपर आपकी रे इंसिडेंट हो रही है ऐसे, और आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम दिस मिरर रे कैसे जा रही है, ऐसे। तो आपको समझना होगा जिस मिरर पर आपकी रे इंसिडेंट होती है उससे मिरर 2 की तरफ घूम जाओ। ऐसे मिरर 1 ये था, तो जिस मिरर पर इंसिडेंट हो रही है उस मिरर से मिरर 2 की तरफ घूमोगे तो कैसे घूम रहे हो आप? देखो ये वाला रोटेशन कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज। अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज बोल दो, और अगर क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज। तो आप याद रखेंगे शॉर्ट ट्रिक को, आपको कुछ भी नहीं करना, आप सिंपल आंसर करेंगे 2θ क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, आप डायग्राम से पता करेंगे। फॉर प्रैक्टिस मैंने ये क्वेश्चन दिया है। अभी मेरे पास में ये 2 मिरर है, इनके बीच का एंगल कितना 50 डिग्री, तो मुझे समझ में आ गया आंसर तो होगा आपका 100 डिग्री। ये क्वेश्चन किसके लिए? फॉर 2 कॉन्जिक्यूटिव रिफ्लेक्शन।
मैंने मान लिया जिस मिरर पर मेरी रे इंसिडेंट हो रही है वो मिरर 1 और दूसरा वाला मिरर 2, कितने एंगल पे इंसिडेंट हो रही है? 10 डिग्री। कोई मतलब नहीं है इससे। आपको करना क्या है, जिस मिरर पर आपकी रे इंसिडेंट होती है उस मिरर से दूसरे वाले मिरर की तरफ आपको रोटेट करना होता है। तो देखो ऐसे रोटेट करना पड़ रहा है हम लोगों को इन दिस सेंस, और ये वाला सेंस कैसा होता है? क्लॉकवाइज। इसका मतलब आपका जो आंसर होगा इस क्वेश्चन में, जो नेट डेविएशन होगा आफ्टर 2 कॉन्जिक्यूटिव रिफ्लेक्शन, वो होगा 2 इंटू 50। इसका मतलब कितना? 100 डिग्री और क्लॉकवाइज। अब कोई ऑप्शन में अगर ये नहीं हो तो आप इसे 360 में से माइनस कर दो, तो कितना? 260 आ जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। दोनों में से कोई ना कोई एक ऑप्शन होगा। तो अगर आप ऐसे करेंगे, इस ट्रिक का यूज करेंगे, तो आपके क्वेश्चन बहुत जल्दी होंगे, आपको ये डेरिवेशन करने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं एसटी। एसटी इट मींस शॉर्ट ट्रिक। ओके, नोट कीजिए। बच्चों अब हम बात करेंगे यहाँ पर इमेज फॉर्मेशन बाय 2 इंक्लाइंड प्लेन मिरर। मेरे पास में 2 इंक्लाइंड प्लेन मिरर दे रखे हैं जिनके बीच का एंगल कितना है? थीटा। अब इन दोनों के बीच में मैंने इस लाइन पर एक ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है। ये जो लाइन है वो इस वाले मिरर से एंगल बना रही है अल्फा और मिरर 2 से एंगल बना रही है बीटा। तो यहाँ पर 2 केसेस पॉसिबल हो सकते हैं ऑब्जेक्ट के प्लेसमेंट से रिलेटेड। अगर आपका अल्फा बीटा की इक्वल हुआ, एंगल अल्फा और बीटा इक्वल हुआ, तो इस केस को हम बोलेंगे सिमेट्रिकली। मतलब आपने ऑब्जेक्ट को कैसे रखा हुआ है? सिमेट्रिकली रखा हुआ है। और फिर ये लाइन कैसी हो जाएगी? ये एंगल बाइसेक्टर वाली लाइन हो जाएगी। टोटल एंगल को बाइसेक्ट करने वाली ये लाइन हो जाएगी अल्फा और बीटा अगर इक्वल हुए तो। और केस 2 हो सकता है जब आपका अल्फा और बीटा डिफरेंट डिफरेंट हो, तो उसको बोलेंगे एसिमेट्रिकली आपने ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है। तो क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ेंगे, उसमें आपको सिमेट्रिकली बोला गया या फिर एसिमेट्रिकली। तो आपको करना क्या है? आपको टोटल नंबर ऑफ इमेजेस फाइंड आउट करनी है इस ऑब्जेक्ट की, जो कि दोनों मिरर से बनेंगी। तो यहाँ पर होता क्या? मल्टी रिफ्लेक्शन होता है, और मल्टी रिफ्लेक्शन की वजह से काफी सारी इमेजेस बनती हैं। तो कितनी इमेजेस बनेंगी वो हमें पता करना होगा। तो सबसे पहला जो स्टेप आपको यूज करना है वो ये, आप यहाँ पर एक एन कैलकुलेट करोगे। और एन कैलकुलेट कैसे करोगे? 360 अपॉन थीटा। थीटा एंगल बिटवीन दीज 2 इंक्लाइंड मिरर। तो यहाँ पर 360 बाई थीटा करेंगे तो कोई नंबर आएगा, कोई इंटीजर आएगा। अब इंटीजर 2 टाइप का हो सकता है, या तो ऑड या फिर इवन। तो यहाँ पर आपको 2 केसेस याद रखने हैं। मैंने यहाँ पर एक टेबल बना के दी आपको, यहाँ पर एन एन जो भी आया ये, और यहाँ पर मैंने लिखा है प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को आप कैसे रख रहे हैं? सिमेट्रिक रख रहे हैं या फिर एसिमेट्रिक, और इधर नंबर ऑफ इमेजेस। अगर आपको ये एन मिलता है इवन, अगर ये इवन आता है तो आप ऑब्जेक्ट को कैसे भी रखिए, सिमेट्रिकली रखिए, एसिमेट्रिकली रखिए, उससे कोई लेना देना नहीं है। नंबर ऑफ इमेजेस होंगी n-1। अगर आपका नंबर आता है n ऑड आता है, तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि आपने ऑब्जेक्ट को रखा कैसे है। अगर आपने ऑब्जेक्ट को सिमेट्रिक रखा हुआ है, सिमेट्रिकली अगर रखा हुआ है, तो नंबर ऑफ इमेजेस होंगी n-1। और अगर आपने एसिमेट्रिकली रखा हुआ है तब नंबर ऑफ इमेजेस होंगी n। तो यहां पर आपको ध्यान देना होगा, जब ऑड आएगा तो आपको चेक करना पड़ेगा कि आपने ऑब्जेक्ट को रखा कैसे है। तो ये वाली आपको टेबल याद रखनी होगी, जिससे आप नंबर ऑफ इमेजेस कैलकुलेट कर सकते हैं। और एक और बात, इन दोनों प्लेन मिरर से इस ऑब्जेक्ट की जितनी भी इमेजेस बनती हैं वो एक सर्कल पे लाई करती हैं। मतलब जितनी भी इमेजेस बनेंगी वो इस सर्कल पे लाई करेंगी। और ये जो कॉमन पॉइंट है दोनों मिरर का, जिसको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोल सकते हैं, इस मिरर का ये सेंटर होगा। तो ये आपको समझना होगा, जितनी भी इमेजेस बनती हैं सब कहाँ पे लाई करती हैं? सर्कल पर। जैसे मान लो इस ऑब्जेक्ट की मिरर 1 से जो इमेज बनेगी वो इधर बनेगी, यहाँ पर कहीं मैं बोल देता हूँ इसको I1। ओके, ऐसे ही मिरर 2 से इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी उसको मैं बोल देता हूँ I1 डैश। तो आपको ये समझना होगा, जितनी भी इमेजेस बनेंगी ना वो सब कहाँ पे लाई करेंगी? सर्कल पर। अच्छा, अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं। मान लो एक क्वेश्चन दिया, इफ एंगल बिटवीन 2 प्लेन मिरर 72 डिग्री, देन फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ इमेजेस। तो यहाँ पर सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा? आपको एन कैलकुलेट करना होगा। 360 अपॉन 72 आपको 5 मिलेगा। अब 5 कैसा नंबर? ऑड। ऑड है तो आपको अब सोचना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 केसेस होते हैं। अब आपको ये सोचना होगा कि ऑब्जेक्ट को आपने रखा कैसे है। अब क्वेश्चन में अगर क्लैरिटी से नहीं बोला गया है कि सिमेट्रिक या फिर एसिमेट्रिक, तो आपको सोचना पड़ेगा। अगर सिमेट्रिकली रखा हुआ है तब नंबर ऑफ इमेजेस हो जाएंगी आपकी n-1। इट मीन्स 5 - 1 कितना? 4। और आपने अगर एसिमेट्रिकली रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, तो तब नंबर ऑफ इमेजेस कितनी हो जाएंगी? सिर्फ 5 हो जाएंगी। तो आपको ये सोचना होगा कि यहाँ पे 2 केसेस पॉसिबल हो सकते हैं। अगर क्वेश्चन में क्लियर मेंशन है सिमेट्रिकली रखा है तब आंसर होगा 4, और अगर एसिमेट्रिकली रखा हुआ है तब आंसर होगा 5। एक और क्वेश्चन,
मान लेते हैं कि दो आपको प्लेन मिरर दे रखे हैं और एक दूसरे से परपेंडिकुलर है 90 डिग्री पर, और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ना। ऑब्जेक्ट आप कैसे भी रखा हुआ है, सिमेट्रिकली एसिमेट्रिकली, आपको टोटल नंबर ऑफ इमेजेस बतानी है। तो बहुत आसान है, आपको करना क्या होगा, सबसे पहले n कैलकुलेट करना होगा, और 360 अपॉन एंगल कितना 90, तो 4 आ गया, और 4 मालूम है कैसा, इवन। जब इवन मिलता है ना, एंड जब इवन आता है तो सिमेट्रिक हो ऑब्जेक्ट या एसिमेट्रिकली रखा हो, नंबर ऑफ इमेजेस कितनी होती है, 3। तो आपको यहाँ पर आंसर करना होगा, नंबर ऑफ इमेजेस हो जाएंगी आपकी 4 - 1, इट मीन्स कितनी, 3। ओके, अब मैं आपको थोड़ा सा डायग्राम की हेल्प से समझाता हूँ ये नंबर ऑफ ये 3 इमेजेस क्यों बनी। तो देखो, इस ऑब्जेक्ट की इस मिरर 1 से पहले इमेज बनेगी यहाँ पर, इसको मैं बोल रहा हूँ I1 या फिर I11, फर्स्ट मिरर से फर्स्ट इमेज, और इस M2 वाले मिरर से इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ पे बनेगा, इसको मैं बोल रहा हूँ I21, सेकंड मिरर से फर्स्ट इमेज। अब होगा क्या, ये वाली जो इमेज बनी है आपकी इस मिरर से, इस वाले मिरर के लिए किसका काम करेगा, ऑब्जेक्ट का। आप मिरर को एक्सटेंड कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपने मिरर को एक्सटेंड किया, तो ये वाली जो इमेज थी M2 मिरर के लिए वो ऑब्जेक्ट का काम करेगी, और इसकी इमेज यहाँ पे बन जाएगी, इसको मैं बोलूंगा I22, सेकंड मिरर से सेकंड इमेज। और ये वाली जो इमेज बनी थी M2 मिरर से, वो M1 मिरर के लिए किसका काम करेगी, ऑब्जेक्ट का काम करेगी, और इसकी इमेज यहाँ पे बन जाएगी, और इसको हम बोलेंगे I12, फर्स्ट मिरर से सेकंड इमेज। तो आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ पर दो इमेज क्या कर रही है, कॉन्साइड कर रही है। बन तो 4 रही थी, बट दो इमेज कॉन्साइड कर रही है, इसीलिए हमें एक कम इमेज दिख रही है, इसीलिए आंसर कितना आता है, 4 - 1, 3। और आपको ये भी समझना होगा, जितनी भी ये इमेजेस बनती हैं सब कहाँ पे लाई करेंगी, इस सर्कल की सर्कमफेरेंस पर, और इस सर्कल का सेंटर होगा ये वाला पॉइंट, इन दोनों मिरर का कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट। ओके, और इस कॉमन पॉइंट को ऑब्जेक्ट से मैच करने वाली ये होगी इस सर्कल का रेडियस। तो आपको ये पूछा जाए कि जितनी भी इमेजेस बनती है वो सब कहाँ पे लाई करती हैं, सर्कल पर। अच्छा, इसके बाद में अगर मैं बोलूं कि मेरे पास में 3 मिरर दिए हुए हैं और तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, एक ये वाली वॉल मिरर हो गया, एक ये वाली वॉल मिरर हो गई, और एक ये जो रूफ छत दिख रही है ये भी मिरर हो गया। अब बताओ, अगर ऑब्जेक्ट को मैं ऐसे रखता तो कितनी इमेजेस बनती। तो सबसे पहले उस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे, पहले इन दो मिरर से, इस वाली वॉल से और इस वाली वॉल से, ये दोनों 90 डिग्री पर हो गई, तो कितनी इमेजेस बनी आपकी, 3। ऐसा डायग्राम बनता। अब मान लो तीसरा वाला मिरर कौन सा है, ये रूफ छत। अब आप एक बात बताओ, उस छत के लिए तो ये 3 इमेज और ये ऑब्जेक्ट, मतलब 4 ऑब्जेक्ट हो गए, तो उससे कितनी इमेजेस और बनती, 4 इमेज और बनती। तो ओवरऑल नंबर ऑफ इमेजेस कितनी होती, 4 उससे छत वाले मिरर से, और 3 ये कितनी होती, 7। तो आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर अगर मिरर है तो उससे टोटल नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेंगी, तो आंसर होगा 7। इसके बाद में एक और ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपको, अगर आपके पास में 2 पैरेलल मिरर दे रखे हैं, है ना, 2 ऐसे पैरेलल मिरर दे रखे हैं और उनके बीच में एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेंगी, तो आप आंसर कर सकते हैं 360/0 कितना है, इन्फिनिटी इमेज बनेंगी। बट आपसे ये पूछ सकते हैं कि M1 मिरर से फर्स्ट 3 इमेजेस का पोजीशन बताओ, या फिर M2 मिरर से बनने वाली फर्स्ट 3 इमेजेस का पोजीशन बताओ। तो मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया हुआ है, ये M1 मिरर, ये M2, सेपरेशन 15 सेंटीमीटर, एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है M1 वाले मिरर से 5 सेंटीमीटर, तो मुझे बताओ M2 मिरर से कितना हुआ, 10 सेंटीमीटर। इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। सबसे पहले क्या करना होगा, इधर आपको M1 लिखना है, इधर M2, मतलब इधर जो डिस्टेंसेस आएंगी इमेज की वो M1 मिरर से आएंगी, और इधर जो पोजीशंस आएंगी वो आपकी M2 मिरर से आएंगी। तो सबसे पहले मुझे बताओ, M1 मिरर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है, 5, तो यहाँ पर 5 लिख दिया, और M2 से कितना, 10, आपने यहाँ पर 10 लिख दिया। अब आपको ये देखना होगा कि दोनों मिरर के बीच का सेपरेशन कितना, 15। तो आपको करना क्या होगा, इसमें 5 में और 10 दोनों में 15 ऐड करना होगा। इसमें आप कितना ऐड करेंगे, 15, तो बोलो 5 + 15 कितना हुआ, 20, और 10 + 15 कितना हुआ, 25। ओके, ये बात समझ में आई। अब आपको अगर और आगे चलना है तो फिर से आप क्या ऐड करेंगे, इसमें 15 फिर से ऐड करेंगे, 25 + 15 कितना हुआ, 40, और 20 + 15 कितना हुआ, 35। आपको अगर और आगे जाना है तो फिर अगेन ये वाला प्रोसेस फिर रिपीट करेंगे, अगेन आप क्या करेंगे, 15 ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 50, और ये हो जाएगा आपका 55। ये बात समझ में आई आपको। ओवरऑल मैं आपको ये बता रहा हूं कि इस वाले मिरर से, M1 मिरर से बनने वाली फर्स्ट आपने 4 इमेजेस की पोजीशन बता दी। फर्स्ट इमेज बनेगी 5 पर, सेकंड बनेगी आपकी 25 पर, थर्ड बनेगी 35 पर, और फोर्थ बनेगी 55 पर।
ऐसे ही आपने M2 मिरर से बनने वाली 4 इमेजेस का पोजीशन बता दिया। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को जल्दी जल्दी कर सकते हैं। बाकी आपको समझना होगा M1 मिरर से फर्स्ट जो इमेज बनेगी I11 वो यहाँ पर बनेगी 5 सेंटीमीटर पर, क्योंकि ऑब्जेक्ट कितने पर है 5 सेंटीमीटर पर। और इससे जो इमेज बनेगी फर्स्ट सेकंड मिरर से फर्स्ट इमेज वो बनेगी आपकी 10 सेंटीमीटर पर। ओके, अब ये जो इमेज बनी है M2 मिरर से M1 मिरर के लिए ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट करेगी। तो देखो कितना सेपरेशन हुआ 15 + 10 25। तो इससे जो सेकंड इमेज बनती है ना फर्स्ट मिरर से सेकंड इमेज वो 25 पर बनेगी। देखो 25 आ रहा है। और ये जो फर्स्ट इमेज बनी थी M1 मिरर से वो M2 के लिए किसका काम करेगी ऑब्जेक्ट 15 + 5 20। तो यहाँ पर जो सेकंड इमेज बनेगी I22 वो 20 पे बनेगी। आप मैच कर सकते हैं 20। तो इस तरीके से ये प्रोसेस चलता रहता है। आप ऐसे इस ट्रिक की हेल्प से क्वेश्चन को जल्दी कर सकते हैं। ओके, इसके बाद में आपको मैं एक और चीज बता दूं। एक क्वेश्चन आता है कि एक अगर क्लॉक है उसमें कोई टाइम है और एक सामने प्लेन मिरर है, अगर उस क्लॉक का इमेज बनेगा प्लेन मिरर में तो उसमें क्या टाइमिंग आपको दिखेगी, उस पर कुछ क्वेश्चन आते हैं। तो उसके लिए आपको एक सिंपल सा मैं यहाँ पे फॉर्मूला बता रहा हूँ, वो आपको याद रखना है। जो आपका रियल टाइम हो रहा है RD का मतलब रियल टाइम इन दी क्लॉक, और जो मिरर में आपको इमेज दिखेगी क्लॉक की उसमें जो टाइम होगा उसको मैं बोल रहा हूँ इमेज टाइम। ओके, IT इन दोनों का सम हमेशा 12 होगा। ओके, 12 आवर्स। अगर आपको ये दोनों टाइम आवर्स में गिवन है तब तो ये ठीक है 12 आवर्स लिख देंगे। अदरवाइज आप इसको लिख सकते हैं 11 आवर्स 60 मिनट, है ना। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 11 आवर्स 59 मिनट और 60 सेकेंड। जैसा क्वेश्चन में डेटा दिया जाए उस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अगर आपको रियल टाइम दिया तो आप इमेज टाइम बता देंगे, अगर आपको इमेज टाइम दिया तो रियल टाइम। ओके, तो इस तरीके से हम लोगों ने बेटा प्लेन मिरर को खत्म कर लिया है। अब आपको मैं होमवर्क बता देता हूँ जो आपको सॉल्व करना होगा। आपको बिगनर बॉक्स 1 कंप्लीट करना है, एक्सरसाइज 1 में आपको 1 to 9 क्वेश्चन करने हैं और रेस 1 में आपको क्वेश्चन नंबर 1 to 12 सॉल्व करने हैं। ओके, आप नोट करिए।